नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। हम जखराना में हैं और सेवा साधना आश्रम है जखराना में, जहां पे भूपेंद्र यादव आने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद यज्ञ होगा। ये सेवा साधना आश्रम है यहाँ जखराना में, और यहाँ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव पहुंचने वाले हैं। उनके साथ और भी नेतागण आने वाले हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं और यहाँ वो अभी हवन में बैठने वाले हैं। उसके बाद गौशाला है, गौशाला में गायों को गुड़ भी खिलाएंगे। तो आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अशोक भाटी की रिपोर्ट। समर्थयित्रे सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हम स्वस्ति पथ पर निरंतर चलते रहे, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और 3 प्रकार के लोगों के साथ सदा बने रहे, जो दानशील हैं, स्वार्थी नहीं है, अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपनी शक्ति सामर्थ्य को दूसरों के लिए लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ बने रहे। नमो भरन्तैमसि जन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिव्यं वर्धमानं स्वेदमे। ओम शांति शांति शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कृपया तालियों से स्वागत करेंगे। जाएंगे तो वहाँ पर कन्नड़ा में तो हमने संस्कृत में ये अभिनंदन लिखा है और साथ में श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो मैंने यहाँ पर धर्म में लिखा है, दया दाक्षिण्य आदि गुणगण विभूषित। आ जाओ, किसी को फोटो खिंचवाने आओ। मोबाइल को नीचे रख लेना दादा। आगे भाई बहुत बड़े लोग रहते हैं। तो एक दिन मेरे पड़ोसी आए, 2 पड़ोसी आए। तो मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा मैं फिलोसफिकल स्कूल में गए। तो मैंने कहा वहाँ क्या गए थे? बोले इतना कुछ, मतलब वो बहुत बड़े लोग, मतलब कई हजारों करोड़ के लोग होंगे, कि अब पढ़ने के बाद ये लगता है कि जब तक फिलोसफिकल वैल्यूज, भारत के दर्शन और सिद्धांत नहीं जानेंगे तब तक ये जीवन जीने का मजा नहीं आ रहा है। तो आजकल बड़े बड़े लोगों को भी लगता है कि सब कुछ पाने के बाद जो चाहिए वो मनुष्य जीवन क्यों है, उसकी सार्थकता क्यों है। हम भी संपन्नता की ओर जा रहे, संपन्नता की ओर जाना चाहिए। संपन्न समाज ही एक तरीके से नई क्रांति और विचारों को कर सकता है। इसलिए रोजगार के विषय, विकास के विषय ये तो होने ही चाहिए, लेकिन रोजगार विकास के साथ जो मॉरलिटी के विषय है, जो हमारे दर्शन में आते हैं, वो भी खड़े होने चाहिए। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। और इसलिए अंत यही कहना चाहूँगा, धर्म और राज्य अलग नहीं है। राजनेताओं को ही धर्मात्मा होना पड़ेगा
और धर्मात्मा को राज्य के अनुशीलन करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। ये मिलकर चलने की पद्धति ही भारतीय पद्धति है। हमारे यहाँ जीवन को सर्वस्व रूप में देखा जाता है, अलग अलग नहीं देखा जाता है। इसलिए सेवा साधना का केंद्र भविष्य में सांख्य योग के अच्छे पुस्तकालय के रूप में बनेगा और लोगों को अपने जीवन क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उसको सेवा के लिए प्रेरित करेगा। इतनी ही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। ये कहना गलत होता है, भारत की परंपरा है कि सबसे अच्छा राजा कौन, तो राजऋषि जनक को। नीति को कहते हुए, राज्य नीति को कहते हुए कहा गया है और इसलिए सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे पहला काम, जो बड़ा काम इस सरकार का 10 सालों में हुआ है, वो भारतीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आए। हमारे यहाँ जो अंग्रेजों की सिखाई हुई व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी रही गुरुकुल वाले पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे हम अलग नहीं जा सकते, लेकिन इसमें रहते हुए मनुष्य अच्छा कैसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए गुरुकुल विद्या ये भी आवश्यक है। और आर्य समाज ने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग जो एंग्लो आर्यन शिक्षा का किया था, वो इसीलिए किया था कि परा विद्या और अपरा विद्या के दोनों तत्वों का सम्मिलित किया जाए। आधुनिक परिवार के टूटने का आता है, कहीं पलायन का आता है, कहीं जगह छोड़ने का आता है। क्यों मनुष्य इतना विचलित होता है? क्योंकि दूसरी विद्या का अभाव होता जा रहा है और दूसरी विद्या पहली विद्या को स्वीकार नहीं कर रही। इसलिए जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल है, जो नए कौशल और विकास के साथ हम अपने मूल विषय और विज्ञान को लेकर के जा सकते हैं, मुझे लगता है बड़ा उदाहरण तो हमारे आचार्य स्वामी रामदेव जी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और जो नया एजुकेशन बोर्ड पे वो वास्तव में काम कर रहे हैं, वो भविष्य के भारत के लिए बड़ी नींव रखने का काम करेगा। उसके लिए भी इलाका गौरव का विषय रखता है। कल संयोग से मैं महाराष्ट्र में एक जगह पे था, सतारा जिले में प्रतापगढ़ नाम की जगह पे था, क्योंकि कल नवमी का दिन था। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है, छत्रपति राजे, तो छत्रपति उदयराजे जी ने मुझे कहा कि आपको महाराष्ट्र में हो तो नवमी पे उस दिन आना चाहिए जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुलजा भवानी की। ध्यान में नहीं आती है कि हमारे पास कभी कभी कितनी अनमोल चीज होती है और हम उसका किस प्रकार से कई बार ध्यान नहीं करते। जैसे आचार्य स्वामी रामदेव जी, आज देश में जो एक लंबे समय तक बहस चली शिक्षा को लेकर के कि परा विद्या और अपरा विद्या के दोनों के योग से नए भारत के निर्माण में कैसा एजुकेशन बोर्ड आना चाहिए, उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। वैसे आचार्य प्रद्युमन जी ने, जब मेरी सांख्य पे पुस्तक पे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी पुस्तक हरिहरानंद अरण्य ने लिखी है। दिक्कत यह है कि आज के समय में मनुष्य बिना एनर्जी के जिंदा नहीं रह सकता। आएंगे तो कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, एनर्जी। घर में जाएंगे, बिजली नहीं आई तो दिक्कत। घर की रसोई में भी बिजली नहीं आई तो दिक्कत। और दुनिया में जो एनर्जी है, वो एनर्जी के कारण सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, उसी के कारण धरती का तापमान बढ़ता है। और इसलिए मैं नए IIT वगैरह में जाता हूं तो नौजवानों को ये कहता हूं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के और नए सोर्सेस कैसे खड़ा कर सके, इसके स्टार्टअप के लिए हमारे नौजवानों को आगे जाना चाहिए। पानी की कमी है, इसलिए पानी का समझदारी पूर्वक उपयोग कैसे होना चाहिए, उसकी ओर जाना चाहिए। तीसरी, दुनिया जो है फालतू खाना, जो इसको हम इतना बर्बाद कर रहे हैं कि उसी के कारण उत्पादन के लिए मनुष्य लग रहा है। फूड कैसे सेव होना चाहिए। चौथा विषय जो है, आजकल गांव में भी घुसो तो हर जगह भंडार, घुसते ही गांव में कचरा दिखता है। तो कचरे के छोटे छोटे निस्तारण से लेके शहरों का कचरा निस्तारण कैसे होना चाहिए। और पांचवा, सबके पास आजकल इलेक्ट्रिक और डिजिटल आइटम है और सब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो ई वेस्ट होता है, इसका कैसे सदुपयोग होना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे बंद होना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आनी चाहिए। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो कोई बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस विषय पे सामूहिक चेतना का खड़ा होना, इस विषय पे नई टेक्नोलॉजी का खड़ा होना, इसको करना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, वो महिलाओं की
आर्थिक आत्मनिर्भरता का करने का विषय है। साधारण जीवन जीना अलग विषय है, लेकिन आर्थिक रूप से निर्भर होना एक बड़ा विषय है। और इसलिए गांव-गांव में हम लोग अब काम को जो शुरू कर रहे हैं कि महिलाओं की आर्थिक निर्भरता कैसे खड़ी हो। आर्थिक निर्भर महिलाएं जब खड़ी होंगी तो अपने आप गांव में हर तरह का अमन चैन आ सकता है। और नौजवानों में स्किल और पुस्तकालयों का विषय कैसे डेवलप। और इसलिए सेवा साधना कोई, मेरा आचार्य जी से भी कई बार चर्चा होती है, मेरा उनका भी मेरे को यही कहना होता है कि सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर समय सेवा का निकाला जाए। आप अध्यापक हो तो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा रहे हो, सेवा ही है। आप दुकानदार हो तो बेईमानी नहीं कर रहे हो, सेवा ही है। आप राजनेता हो तो अपना समय जो जनता चाह रही है वो लगा रहे हो, वो सेवा ही है। सेवा और जीवन कोई दो अलग चीजें नहीं है, जीवन को ही सेवा बनाना। धर्म और राजनीति कोई अलग चीज नहीं है, जीवन को ही धर्मानुकूल बनाना। साधना इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है। साधना कोई बिल्कुल हिमालय में बैठने के बाद ही साधना शुरू होगी, ऐसा नहीं है। साधना का अर्थ है जो जीवन जी रहे हैं उसको अनुशासन में जियो, वो साधना है। और जो ध्येय मार्ग हमको मिला उसको करो, वो सेवा है। लेकिन जिन्होंने जीवन को जिया है, जिन्होंने सत्य को जाना है, जिन्होंने इस विषय को पहचाना है, जिन्होंने इस विषय के मर्म को जाना है, ऐसे ऋषियों में हमारे आचार्य प्रद्युम्न जी आते हैं। इसलिए उनका ये जो सेवा का साधना का जो केंद्र है, ये केंद्र यहाँ पर आकर अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में अपने काम को ढंग से करें, इसके लिए प्रेरणा का स्थान बने।